यहाँ पर अगर पूछ दिया जाएगा एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम्पल देकर, अब हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरी प्रिय पुस्तक, एक कोई प्रिय पुस्तक के बारे में पूछ देगा। जैसे हम एक दे देते हैं रामचरितमानस का एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। रामचरितमानस जानते हैं ये तुलसीदास जी लिखे हुए हैं रामचरितमानस। तब इसके बारे में निबंध लिखना होगा, तो राइटिंग तो आप सही से लिखेंगे ही। तो उसके लिए जान गए कि कौन कौन, जैसे हम इसमें 5 विषय लेंगे, मतलब 5 टॉपिक को हम 250 से 300 शब्द में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं विषय प्रवेश या भूमिका कहते हैं, तो हम यहाँ पर वही लिख देते हैं विषय प्रवेश, चौथाई इसको खींच देते हैं। अब सबसे पहला हम टॉपिक देते हैं यहाँ पर विषय प्रवेश, सीधे यहाँ पर करके लिखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक दे देते हैं हम इसको विषय प्रवेश। तो विषय प्रवेश में इसमें क्या किस विषय के बारे में लिखे हैं, तो वहाँ पर ये लिखना है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे रामचरितमानस, ये इस तरह से दे देंगे। गोस्वामी, पूरा नाम उनका यही था, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। यह क्या था, एक तरीके से महाकाव्य था। इस महाकाव्य में कौन चीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो अयोध्या के राजा कौन थे, दशरथ थे, उसके नंदन, दशरथ के नंदन, फिर उनको क्या कहेंगे, पुरुषोत्तम राम की कथा है। तो देख सकते हैं विषय प्रवेश में 4-5 लाइन में लिखना होता है। ये राइटिंग सही से आप लिख लेंगे। तो ये विषय प्रवेश लिखने के बाद यहाँ पर लिख दे कि रामचरित गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। इस महाकाव्य में अयोध्या के राजा दशरथ के जो नंदन थे पुरुषोत्तम राम की कथा है। इसी में रामचरितमानस में वही है। तो फिर आप देख लेते हैं, अब ये हो गया विषय प्रवेश या भूमिका कह सकते हैं। अब कौन चीज़ है, राम की कथा है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे टॉपिक राम कथा। अब इस राम कथा में, इस रामचरितमानस में कौन कौन सी कथा है, क्या क्या इसके बारे में, तो वही लिख देते हैं। तो सबसे पहले कैसे शुरू होता है, तो वो लिखते हैं राम अनुज मतलब छोटा होता है। राम अनुज लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के आश्रम में, विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ने के लिए वे जाते हैं, पढ़ने के लिए वे जाते हैं, पढ़ने के लिए वो जाते हैं, और कुछ ही समय में वे सारी विद्याएं प्राप्त करते हैं, कुछ ही समय में सारी विद्या प्राप्त करते हैं, तथा वे तारका आदि राक्षस, जानते होंगे तारकासुर कहते हैं, तारकासुर नामक इत्यादि आदि राक्षसों का भी
नाश करते हैं। फिर उसके बाद उनका क्या होता है, जब इसका नाश कर देते हैं तो वो आते हैं, फिर उनका विवाह राजा जनक की पुत्री राजा जनक की पुत्री कौन थी, तो राजा जनक की पुत्री सीता थी। तो राजा जनक की पुत्री सीता से होता है। तो वही जो वह फिर उनका विवाह जब आते हैं तो मतलब उनका विवाह राजा जो जनक की पुत्री सीता से होता है। फिर उसके बाद जब शादी हो जाने के बाद क्या होता है, मतलब दशरथ राम को गद्दी देने को तैयारी करते हैं। मतलब दशरथ राम को गद्दी देने को तैयारी, बहुत ही इजी है, इस प्रकार से लिख रहे हैं। मतलब दशरथ राम को गद्दी देने को वह तैयारी करते हैं। फिर आगे क्या होता है वो लिखना है। लेकिन रानी कैकेयी के बारे जानते होंगे, रानी कैकेयी को यह बात अच्छा नहीं लगती। रानी कैकेयी को यह बात अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता कि राम इस गद्दी पर बैठे। यह बात अच्छा नहीं लगती या अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है तो वही अच्छी नहीं लगती। वे राजा को पहले दिए गए उनके वचन, मतलब जो रहते हैं वे राजा को दिए गए वचन को वह स्मरण या याद दिलाकर राम के लिए, मतलब जो वह उस समय वचन लिए रहते हैं वही स्मरण को याद दिलाकर राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वह वनवास और अपने पुत्र जो रहते हैं भरत, अपने पुत्र भरत, जो भरत उनके पुत्र है, वही अपने पुत्र भरत के राजगद्दी मांग लेती है। ये सब राम कथा में शामिल है। तो वही राम कथा की लिख रहे। राइटिंग आप सही से लिखेंगे, जानते ये राइटिंग एकदम गलत है, मतलब ख़राब है। राजगद्दी मांग लेती हैं राम अपने छोटे लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ। राम अपने छोटे को अनुज कहते हैं। राम अपने अनुज लक्ष्मण और सीता के साथ वन जाते हैं। वियोग में राजा, इसी वियोग मतलब बिछड़ना होता है। इसी वियोग में जो दशरथ राजा होते हैं, दशरथ जी परलोक सिधार जाते हैं। परलोक सिधार जाते हैं। भरत गद्दी पर नहीं बैठते, इसी के कारण भरत गद्दी पर नहीं बैठते हैं। और जब ये सब वो मर जाते हैं दशरथ जी, तो वे गद्दी पर नहीं बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, वे राम की खड़ाऊ जो होते हैं वही पहनकर वो उनका राजकाज चलाते हैं। तो वही है कि
भरत गद्दी पर तो नहीं बैठते हैं, लेकिन राम का जो खड़ाऊ होता है, उस समय चप्पल को खड़ावे कहा जाता है। राम के खड़ाऊ को राजगद्दी के पास रखकर राजगद्दी के पास रखकर वे राजगद्दी का काज गद्दी के काम काज संभालते हैं, काम काज संभालते हैं। फिर ये सब तो होता ही रहता। उधर लंका का जो होता है, फिर उसके बाद उधर लंका का राजा, उधर जो लंका का राजा होता है, तो ये सब जानते हैं। वो रावण, लंका का राजा जो रावण होता है, वह एक दिन सीता हरण कर लेता है। सीता हरण कर लेता है। उसके बाद हनुमान सीता की खोज में निकलते। जो हनुमान जी होते हैं, हनुमान सीता की खोज में निकलते हैं। वो सीता की खोज में जो हनुमान जी होते हैं, वे निकलते हैं। फिर जब निकलते तो उसके बाद आगे क्या होता है, और निकलते हैं, और यहाँ पर ये नहीं होगा। और जब वहाँ लंका में जाते हैं, और लंका में पता लगाते हुए जाते हैं, और लंका में आग लगा देते हैं। लंका में आग लगा देते हैं। फिर बंदर के समूह, बंदर चाहे भालुओं की सेना जो होती है, बंदर भालुओं की सेना लेकर राम जी जो है, वह लंका पर चढ़ाई करते और रावण का नाश करते हैं। रावण का नाश करते हैं। अंत में जो अयोध्या के जो होता है, अयोध्यापति राम आदर्श रूप में अपनी प्रजा का सेवा करते हैं या पालन करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने जो यहाँ पर लिखे हैं, तो हमने इस प्रकार से विषय प्रवेश राम कथा इतना पेज में मैंने लिख दिया। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक कौन चुन लेते हैं। हम तीसरा टॉपिक थोड़ा सोचकर, जो यह राम की कथा है, तीसरा टॉपिक हम चुन लेते हैं रामचरितमानस। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज और जीवन पर। तो अब तीसरा टॉपिक फिर अपना से यहाँ पर चुन के लिख रहे हैं, समाज और जीवन। फिर यहाँ पर एक चौथाई पार देते। फिर अपना से तीसरा टॉपिक है समाज और जीवन। समाज और जीवन पर जो रामचरितमानस है, उसका क्या असर पड़ता है, अब वो हम जानेंगे। तो इसमें ये बात हम जानते हैं होंगे कि रामचरितमानस में अलग अलग तरह के घटनाएं मतलब कांड को बताया गया हुआ है। जैसे उसी को अब लिखते हैं, संत तुलसीदास जी ने इस कथा को, जो राम कथा है, मतलब इस कथा को अलग अलग कांडों में बताया है। जैसे हो गया बाल कांड,
जिसमें राम जी को बाल रूपों को बताया गया हुआ है रामचरितमानस की किताब में। फिर अयोध्या कांड, अयोध्या में कौन सा हुआ, क्या घटना हुआ, तो उसको बताया गया हुआ है अयोध्या कांड। फिर और जंगल में जो घटना होता है उसको अरण्य कांड कहते हैं, अरण्य कांड। फिर उसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। फिर किष्किंधा कांड के बाद ये भी कांड जानते होंगे, सुंदर कांड। ये सभी कांड की अलग अलग विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद लंका में जो हुआ है उसको लंका कांड। फिर उसके बाद उत्तर कांड। उसके बाद ये सभी में बाँट कर दोहा चौपाई जो होता है, दोहा चौपाई के माध्यम से यह सब कांड में जैसे हो गया बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड में बांट कर जो यह था उसको दोहा और चौपाई के माध्यम से बड़े ही भावपूर्ण और मनोरंजक ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं। धर्म और समाज जो होता है, धर्म और समाज। फिर राजा प्रजा के बारे में। फिर ऊंच नीच। फिर उसके बाद द्विज हो या शूद्र हो, ये सभी एवं पुत्र के साथ माता पिता, उसके बाद भाई बहन, गुरु शिष्य इत्यादि का सामाजिक और धार्मिक इस तरीके से बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक संबंध कैसा होना चाहिए, धार्मिक संबंध कैसा होना चाहिए, ये सभी बातें इस महाकाव्य में संकलित है। इतना सारा रामचरितमानस में बताया हुआ है कि भाई बहन, माता पिता के साथ बच्चे का कैसा संबंध होना चाहिए, ऊंच नीच, फिर छोट जात बड़ जात, भाई बहन या गुरु शिष्य, इतने सारे बातों को इसमें बताया हुआ है। तो वही संकलित है जहाँ इसमें रावण जैसा अत्याचारी है, वहाँ लक्ष्मण भरत भाई भी है, वहाँ लक्ष्मण भरत भाई भी है। फिर ये भाई तो है ही, फिर उसके बाद कौन कौन है, जैसे कौशल्या जैसी माता भी है, कौशल्या जैसी माता है। तो अनन्य मतलब एक तरीके से अन्य कौन है, जैसे सेवक, अन्य सेवक हनुमान भी है। फिर सीता जैसी आदर्श पत्नी है, सीता जैसी आदर्श पत्नी है।
फिर ये तो पत्नी है, तो शूर्पनखा, शूर्पनखा जैसी शरारती कह सकते हैं, या कुछ और भी नाम इसके जैसा हो। तो शरारती क्या है, युक्ति भी है, उक्ति भी है, और वरिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे, मतलब विश्वामित्र जैसे आदर्श गुरु भी है, आदर्श गुरु ही है। तो इस तरीके से समाज और जीवन पर प्रभाव यह बताया है, इस किताब में बताया गया हुआ है। फिर अब समाज और जीवन के बारे में लिख दिया, अब उसके बाद देखे होंगे तो अब आगे क्या होगा। चौथा टॉपिक हम ले सकते हैं कि इसमें बहुत सारे काव्य कला को किस प्रकार से तुलसीदास जी ने बताए हैं। तो इस किताब में काव्य कला के बारे में भी बताया हुआ है, काव्य कला। तो अब इसके बारे में देख लेते काव्य कला के बारे में। तो जो इस महाकाव्य या ग्रंथ में सभी रसों का जैसे हो गया, ये जानते होंगे वात्सल्य रस, जिसमें माँ या पिताजी अपने बेटे को या अपने पुत्र को बिना कोई उपेक्षा किए हुए सेवा करते हैं, वे वात्सल्य रस हो गया। उसके बाद श्रृंगार रस, जिसमें श्रृंगार के बारे में बताया गया हुआ होगा, वो श्रृंगार रस हो गया। फिर और क्या है, तो अयोध्या कांड, अयोध्या में जो कांड हुआ था, अयोध्या कांड में एकदम कैसा रस हुआ था, तो वहाँ पर जो घटना होता है वह करुण रस भाव होता है। देख सकते हैं अलग अलग तरीके के रसों का, आनंदों का इसमें बताया हुआ है। इसी प्रकार से जैसे अलंकारों, और अलंकार मतलब गीतों के रूप में ढाला है। अलंकार की छाया भी देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। इसमें कैसी भाव है, जैसे सगुण हो, सगुण, निर्गुण। फिर इसमें बहुत सारे भाव, भक्ति और ज्ञान के साथ लोक और शास्त्र का अद्भुत संगम है। यह ग्रंथ में अगर आपको कोई बात पता हो तो आप इस एक कोई श्लोक लिख देंगे तो इसमें और चार चांद आ जाएंगे। तो इसमें एक यहाँ पर ले लेते हैं, जासु राज प्रिया दुखारी सोनृप, यह एक गाना के रूप में भी है। सोनृप अबसु नरक अधिकारी। इस तरीके से आप 2-3 लाइन, इतना ही पता था तो इतना ही लिख दिए, लेकिन 2-3 लाइन लिख देंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसमें, मतलब बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये हो गया काव्य कला के बारे में हम लिख दे कि इसमें कैसा कैसा तरह से बताया हुआ है। और हम अब लिख देते हैं, ये 4 पॉइंट हो गया। फिर अब लिख देते अंत में महत्व इसका क्या है, और फिर लिख देते हैं महत्व और उपसंहार। चाहे तो इसको अलग अलग भी टॉपिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर साथ में किए हैं। महत्व और उपसंहार के बारे में लिख देते हैं यहाँ पर कि इसमें यह हर पंक्ति में अलग अलग विषयों पर सीख मिलती है। एक तरीके से ये महत्व हो गया। और उपसंहार इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि रामचरितमानस
मानस ग्रंथ नहीं, तत्कालीन यह जो अभी तुरंत घटा हुआ है, तो केवल यह रामचरितमानस ग्रंथ ही नहीं बल्कि तत्कालीन कुछ घटा हुआ, तत्कालीन समाज का सच्चा दर्पण है। यही कारण है कि मतलब इसी कारण के कारण ज्ञान के साथ यह मेरे सबसे प्रिय पुस्तक है। तो इस प्रकार से मैंने 25 मिनट में लिखा। अगर नहीं कुछ बताते समझाते तो इसको लगभग 15 से 20 मिनट में लिख लेते 2 लाइन में। तो इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर अगर शब्द गिनेंगे तो कितना शब्द हुआ, जैसे गिन लेते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 87 88 90 91 93 94 लगभग 195 इस पेज में है शब्द। और उसके बाद इधर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 46 47 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 लगभग 200। तो इस प्रकार से मैंने 400 वर्ड में लिखा, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने को कहता है 250 से 300 शब्द में। तो इस प्रकार से आप 15 से 20 मिनट में लिख सकते हैं टॉपिक बनाकर। तो बहुत ही ईजी तरीक़ा से हमने लिखने के तरीका सीखा। यदि आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हिंदी 50 नंबर का आपका है तो पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।